नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। तैयारियों में जुटी सरकार और पार्टी। सीएम धामी करेंगे अगवानी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 40,000 करोड़ से अधिक के एमओयू पर लगी मुहर। सीएम धामी रहे मौजूद। निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग को आई सुरक्षा की याद। सुरंग निर्माण में सेफ्टी एसओपी की कवायद तेज। निर्माण कार्य और बचाव अभियान के लिए जल्द होगी जारी। सबसे ज्यादा जीआई टैग अपने नाम करने वाला राज्य बना उत्तराखंड। अब तक 27 प्रोडक्ट्स को मिल चुका है जीआई टैग। प्रदेश के उत्पाद को देश विदेश में मिल रही पहचान। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम तय हो गया है। पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी उनका स्वागत करेंगे। वहीं पार्टी ने भी पीएम के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के पदाधिकारी भी पीएम के स्वागत में मौजूद रहेंगे। सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हमारे जो प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार स्तर पर तैयारियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 40,400 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मौजूदा सरकार निवेशकों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत देहरादून के दिलाराम चौक के पास 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी के काम पूरे हो जाएंगे और अब राजधानी देहरादून स्मार्ट नजर आने भी लग गया है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है। और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है। अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है। और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी। और मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। चाहे हमारा कोई भी काम हो, हमारी सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए, देहरादून जो स्मार्ट सिटी है इसके काम के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई बीजेपी की जीत से गदगद हैं। मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष के तमाम प्रयासों को जनता नकार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा। देखिए, विपक्ष के तमाम कुप्रयासों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। और जो आपने कहा किस तरह देखते हैं, निश्चित रूप से जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 24 के चुनाव की गारंटी जनता ने बताई है। निश्चित रूप से हैट्रिक 24 में भी लगेगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनकर देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। सिलक्यारा में सुरंग हादसे के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग को सुरक्षा की याद आई है। दरअसल अब टनल निर्माण के लिए जल्द ही एसओपी बनाने की कवायद शुरू हो सकती है। इसके बाद राज्य में टनल निर्माण एसओपी के तहत ही हो पाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल हादसे से सबक, सेफ्टी एसओपी की कवायद तेज। अब तक तैयार नहीं है सेफ्टी एसओपी। सुरंग निर्माण और बचाव अभियान में जरूरत। उत्तरकाशी टनल हादसे ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम का बार बार असफल होना कई सवालों को जन्म दे गया।
इसी बीच सुरंग के निर्माण में सुरक्षा और सुरंग के ढहने जैसी घटनाओं में बचाव अभियान के लिए सेफ्टी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार न होने जैसी बातें भी सामने आई, जिससे सबक लेते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने सेफ्टी एसओपी की कवायद तेज कर दी है। दरअसल उत्तराखंड में सड़क और रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण तेजी से हो रहा है। सड़क और रेलवे लाइन के लिए सुरंग बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक राज्य में सुरंग निर्माण में सुरक्षा और सुरंग के ढहने जैसी घटनाओं में खोज बचाव अभियान के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार नहीं है, जिसे लेकर कवायद की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि सिलक्यारा घटना के सभी पहलुओं का पूरा अध्ययन किया जा रहा है। निर्माण के दौरान सुरक्षा से लेकर खोज बचाव की बारीकियों को भी देखा जा रहा है। बता दें कि 12 नवंबर को हुई घटना सुरंग निर्माण करवाने वाली विभागों और निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा सबक है। सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों तक चले खोज बचाव अभियान में देश विदेश की कई एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी रही। अपनी ओर से सभी ने 41 श्रमिकों को बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन बाद में खोज बचाव अभियान के दौरान कुछ कमियां भी सामने आई। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन के नेतृत्व को लेकर भी करीब 8 दिनों तक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रही। पीएमओ की दखल के बाद अभियान में कुछ स्थिति सुधरी, लेकिन एसओपी अगर बनी होती तो अभियान को लीड करने, विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित करने में परेशानी नहीं होती। दूसरी खामी ये भी रही कि कार्यदायी संस्था और निर्माण कंपनी के पास सुरंग में सुरक्षा और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई भी योजना तक नहीं थी। यहाँ तक कि कंपनी के पास श्रमिकों की सही संख्या, श्रमिकों का बायोडाटा भी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं था। जब सिलक्यारा की घटना हुई थी तो 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक कंपनी श्रमिकों की संख्या 40 बताती रही, जबकि 17 नवंबर को श्रमिकों की संख्या 41 बताई गई। कंपनी के पास श्रमिकों का नाम पता भी सही नहीं था। इसके अलावा NHIDCL और नवयुग कंपनी ने सुरंग में सेफ्टी अधिकारी का नाम भी नहीं बताया, साथ ही उसकी जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई। इसी कारण सबसे बड़ी खामी सुरंग में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सामने आई है। ऐसे में महसूस किया गया है कि सुरंग के निर्माण और किसी घटना के मद्देनजर सेफ्टी एसओपी जरूरी है, जिसे लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल निर्माण कर रही नवयुग कंपनी पर कार्रवाई की बात कही है। सतपाल महाराज ने कहा कि वो सीएम धामी से मुलाकात कर कंपनी पर कार्रवाई की पैरवी करेंगे। हालांकि इस पूरे हादसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज की गैर मौजूदगी भी सवालों के घेरे में रही थी। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया था। निश्चित रूप में कार्रवाई होगी, निश्चित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, कार्रवाई होगी। काफी उसमें लैप्सेस हुए हैं। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद अब तेजी से देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उत्तराखंड देश में सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य भी बन गया है। आइए समझते हैं कि जीआई टैग मिलने के बाद हमारा मंडुआ झंगोरा माल्टा कैसे विश्वव्यापी पहचान के साथ स्थापित हो गया है। उत्तराखंड की एक और छलांग, सबसे ज्यादा जीआई टैग किया अपने नाम। एक साथ 18 प्रोडक्ट्स को मिला जीआई टैग। देश विदेश में उत्तराखंड को मिल रही पहचान। उत्तराखंड अपनी विशेष संस्कृति और परंपराओं के साथ अपनी समृद्ध जैव विविधता के चलते पूरे देश में एक अलग जगह रखता है। प्राकृतिक धरोहरों से सराबोर उत्तराखंड राज्य अपने लोकल उत्पादों के लिए मशहूर है। ऐसे ही 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, वो भी एक ही दिन में, जो कि राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ उत्तराखंड एक ही दिन में इतने जीआई टैग लेने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तक उत्तराखंड के 27 प्रोडक्ट्स जीआई टैग हासिल कर चुके हैं। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ग्लोबल मार्केट में जीआई टैग को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है। भारत में जीआई टैग की प्रक्रिया को भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। ये 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। प्रोडक्ट को उसके विशिष्ट गुणों के आधार पर पहचान देता है। इससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किस क्षेत्र का है। दार्जिलिंग की चाय भारत का पहला जीआई प्रोडक्ट था। साल 2004 से 2005 में जीआई टैग दिया गया। तब से देश के अलग अलग राज्यों के सैकड़ों उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग इन उत्पादों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब तक आपने समझा कि जीआई टैग होता क्या है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। कुमाऊनी रंगवाली पिछौड़ा, चमोली का प्रसिद्ध रम्मान मुखौटा, चौलाई रामदाना, झंगोरा, मंडुआ,
लाल चावल, लाखौरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांश शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ नैनीताल आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तूर दाल, गेहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी कपड़े, नैनीताल की मोमबत्ती, लिखाई लकड़ी की नक्काशी, अखरोट की लकड़ी पर कलात्मक नक्काशी। ये तमाम उत्तराखंड के वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे हमारे हस्तशिल्प के साथ ही यहाँ के परंपरागत अनाज को ग्लोबल पहचान मिलेगी, तो लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। अब उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं निश्चित रूप से वो देश दुनिया के अंदर जा रहे हैं और कल हमको जो 18 जीआई टैग हमारे विभिन्न उत्पादों में, हमारे यहाँ के श्री अन्न में जो हमको मिले हैं, इससे जहाँ उत्पादकों का प्रोत्साहन होगा वहीं आने वाले समय में उनको एक अच्छा विपणन पूरी दुनिया के अंदर मिलेगा। जीआई टैग के तहत 18 उत्पादों को सर्टिफिकेट मिलने को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश के उत्पादों को जिस तरह नई पहचान मिल रही है वो प्रदेश के लिए भी एक अच्छी बात है। बहुत प्रदेश के तमाम उत्पादों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। ये सारे के सारे हम लोगों ने, मेरे दिमाग कृषि मंत्री था उस समय, हमने भारत सरकार को प्रेषित किए थे। 11 उस समय हमको जी टैग मिले थे और इस समय बाकी लोगों को जी टैग मिले थे। निश्चित रूप से ये यहाँ में स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएंगे और हमारे उत्पाद को देश दुनिया में एक जो पहचान मिलेगी उससे कहीं ना कहीं उनकी डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ेगी और यहाँ के लोग खासकर खेती के मामले में कृषि से और बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड में तेज पत्ता पहला जीआई प्रोडक्ट है जिसे 2018 में जीआई टैग मिला और इसके बाद से अब तक 9 स्थानीय उत्पादों को पहले जीआई टैग मिला और 18 प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के 18 प्रोडक्ट को एक साथ जीआई टैग मिला हो। उत्तराखंड के अब तक कुल 27 प्रोडक्ट्स जीआई टैग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसके जरिए देश विदेश में उत्तराखंड की पहचान हो रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में नगर निगम में होर्डिंग के नाम पर 300 करोड़ के घोटाले की जांच पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा बैठा दी गई हो, लेकिन इस मामले को उठाने वाले कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ पूर्व मेयर के आश्वासन से आश्वस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभिनव थापड़ ने कहा कि वो खुद जांच पर नजर रखेंगे। उनकी मांग है कि दोषी कंपनी से ब्याज सहित सरकारी धन को वसूला जाए। नगर निगम देहरादून में पिछले 10 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में जो 300 करोड़ रुपए का खेल होर्डिंग के टेंडरों में हुआ है, उसका जो मामला मैंने उठाया था कांग्रेस भवन में प्रेस करके, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सुना मेयर गामा जी ने कहा कि हम इस पर जांच बिठाएंगे। पुनः इस पर हमने पत्र लिखा 28 नवंबर को और उनको बताया कि 30 नवंबर को जो बोर्ड बैठक है उसमें उनको पूरी पावर है जाँच करने की। तो सुना अब इस पर जाँच इन्होंने बिठा दी है, अभी कोई ऑर्डर्स हमारे हाथ लगे नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब हम इस पे निरंतर अपनी नज़र बनाए रखे हैं। जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देगी उस पर हमारी नज़र है, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उस पर हमारी नजर है। राजधानी देहरादून में चल रहे सड़कों के कार्य तकरीबन आखिरी चरण में है, जहां एक तरफ चंद दिनों में इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में चल रहे सड़कों के कार्य भी एक चुनौती बने हुए हैं। हालांकि सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे ने कहा कि शहर भर में चल रहे सड़कों के कार्य तेजी से जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टर समिट से पहले ही सड़कों के तमाम काम पूरे किए जा सके। अब देखिए, क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे द्वारा पहले ही बताया गया इन लोगों को। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साथ कहीं कहीं पे कुछ फिनिशिंग टच बचा हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, तो फिनिशिंग वाले काम चलते रहेंगे। वो तो आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि कई जगह पे पेंट हो रहा है, कई जगह पे फुटपाथ का काम चल रहा है। तो सड़कें जो मेन हमारा काम है, जिसपे लोग ट्रेवल करते हैं, उसका काम हम आज रात तक कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी कहीं पे पेंट का काम बच रहा है, कहीं पे कोई और चीज बच रहा है, वो कल तक भी और हो सकता है कल रात तक भी उसमें चलते रहेगा। एम्स की तर्ज पर उत्तराखंड में आयुर्वेद संस्थान खुलने जा रहा है, जिसकी राह आसान हो गई है। उत्तराखंड शासन में आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के आयुष मंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि राज्य में किसी आयुर्वेद कॉलेज का प्रपोजल केंद्र को भेजे, जिसे अपग्रेड कर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में तब्दील किया जा सके। इसको लेकर राज्य सरकार ने हरिद्वार स्थित ऋषिकुल कॉलेज का प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा। जल्द ही केंद्र की स्वीकृति मिल सकती है। तो उसी क्रम में हमने जो हमारा कॉलेज है ऋषिकुल हरिद्वार में, उसको हम लोगों ने प्रपोजल उसका भेजा था, और मेरे द्वारा अभी स्वयं सचिव आयुष भारत सरकार से मुलाकात करके रिक्वेस्ट की गई।
तो उनके द्वारा इस पर सहमति दी गई है और ये कहा गया कि इसका प्रस्ताव जो है आयुष मिशन के जो सप्लीमेंट्री ग्रांट जाती है उसके लिए प्रस्तावित किया जाए और भारत सरकार डायरेक्टली भी उसको टेकअप कर रही है, तो दोनों में से किसी एक तरीके से फंड मिल सकता है, तो हम लोग इसको भेजने जा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ चंपावत के नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत सह अध्यापक का एक फोटो खूब वायरल हुआ था, जिसको लेकर 22 नवंबर 2023 को कांग्रेस द्वारा एक शिकायत पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड, राजस्थान और भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया। इस शिकायत पत्र पर अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड द्वारा जवाब भेजा गया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि उस फोटो को लेकर विभाग की तरफ से कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तथ्यों के साथ मैंने राजस्थान चुनाव के दौरान उत्तराखंड के काबीना मंत्री धन सिंह रावत के साथ चंपावत के नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत सह प्राध्यापक राम कुमार वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि राम कुमार वर्मा एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मंच पर प्रतिभाग किया है और मंच साझा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। उसका जवाबी पत्र आज मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है श्री मस्तुदास जी से, जिसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूं। और मस्तुदास जी ने विभाग को इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश जारी किए। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में नगर पंचायत की 40 दुकानों पर सियासत शुरू हो रही है। दरअसल दिनेशपुर में नगर पंचायत क्षेत्र में मौजूद 40 दुकानों की नीलामी होनी थी, लेकिन नगर पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही जिलाधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबल सिंह ने डीएम के फैसले का समर्थन करते हुए क्षेत्र विधायक और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। बता दें कि मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। हालांकि क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे लोगों का दुकानें आवंटित करने का आश्वासन दे रहे हैं। डीएम साहब और एसडीएम साहब के चक्कर में हमारा दिनेशपुर की नीलामी की जमीन दुर्गा माता की बच गई है और इतना घोटाला, प्रति दुकान पे नीलामी के अलावा 10 लाख रुपए ले रहे थे। इसमें क्षेत्र के विधायक और हिमांशु सरकार जो सीमा सरकार जी के पति है इस खेल में शामिल थे। जो लोग इंक्रोचमेंट में हटाए गए, छोटे कारोबारी, ठेला वाले, फल वाले, उनकी पीड़ा को समझते हुए सीमा सरकार ने तय किया कि ऐसे दिनहीन लोग जिनका कारोबार चौपट हो चुका है, उनको भी कोई न कोई स्थान मिलना चाहिए जहां वो अपनी आजीविका चला सकें। इस नाते सीमा सरकार ने बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और जो नगर पंचायत की जमीन है, लीगल प्रक्रिया का पालन करते हुए इन्होंने उन छोटे व्यापारियों को वहां बैठाने का निर्णय लिया। उधर गदरपुर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान कोश्यारी से धामी कैबिनेट में खाली मंत्री पदों पर सवाल पूछा गया, जिस पर कोश्यारी ने कहा कि मेरे बस में होता तो मैं खुद चला जाता। हालांकि अपने इस बयान पर भगत सिंह कोश्यारी हंसते नजर आए। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। मैंने अपना जीवन आगे में केवल उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लगा और मैं उसी मिशन में लगा हूँ और इसलिए चुनाव हो गया। मोदी जी की जय सब जगह है, मोदी जी दुनिया मान रही है और इसलिए हम लोगों को भी मोदी जी का साथ देना चाहिए। उधर रुड़की के गुड़मंडी में एक किसान की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना दिया। दरअसल यहां किसान लिबरहेड़ी गांव में हुई किसान की हत्या से नाराज हैं। घटना को हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन पुलिस अब तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द आरोपी के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन ये था, अभी 29 तारीख में देखा आपने, एक किसान का मर्डर करके उसे ट्रैक्टर के नीचे डाल दिया था लिबर्टी के किसान को। बहुत ही दर्दनाक वो हादसा था और 29 तारीख से आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी 29 तारीख में तहरीर दी गई थी, वो मुकदमा भी कल, हत्या का मुकदमा कल कायम करा गया जब हमने धरने का नोटिस दे दिया। आज यहाँ कोतवाल साहब, एसपी रियाज साहब, पूरे तमाम फोर्स यहाँ आई थी, तो हमने 20 तारीख तक का, दिसंबर तक का टाइम दिया। अगर 20 दिसंबर तक हमारे केस का खुलासा नहीं होगा तो 21 दिसंबर को मंगलौर कोतवाली में अनिश्चितकालीन धरना चल जाएगा। किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के द्वारा वार्ता के लिए अपेक्षा की गई थी और इस संबंध में उनसे वार्ता की गई है। मुख्य रूप से इसमें आम जन से और सभी संबंधित लोगों से अपील की गई है, अपेक्षा की गई है
कि वे इस घटना के संबंध में अगर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी रखते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके, फोन से संपर्क करके विवेचक को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, तैयारियों में जुटी सरकार और पार्टी, सीएम धामी करेंगे अगवानी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 40,000 करोड़ से अधिक के एमओयू पर लगी मुहर, सीएम धामी रहे मौजूद, निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग को आई सुरक्षा की याद, सुरंग निर्माण में सेफ्टी एसओपी की कवायद तेज, निर्माण कार्य और बचाव अभियान के लिए जल्द होगी जारी। सबसे ज्यादा जीआई टैग अपने नाम करने वाला राज्य बना उत्तराखंड, अब तक 27 प्रोडक्ट्स को मिल चुका है जीआई टैग, प्रदेश के उत्पाद को देश विदेश में मिल रही पहचान।